आ जाइए, अब एक एक करके प्लानिंग और सिलेबस की बात करेंगे। और सबसे पहले सामान्यतः आप देखते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग की बात होती है, लेकिन मैं आज इंग्लिश की बात करूंगा, बिकॉज आई टीच इंग्लिश यार, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले इंग्लिश पे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस बता देता हूं। वैसे अगर जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें सिलेबस पूरे एक पैराग्राफ के रूप में लिखा होता है, उसमें बच्चों को समझ नहीं आता है कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। मैं आपको डेप्थ में समझा देता हूं जाके, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से सॉर्ट कर रखा है कि सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। एरर डिटेक्शन कब कर पाओगे? जब ग्रामर आएगी। और ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कई बच्चों को लगता है कि सर सिलेबस में नाउन प्रोनाउन तो लिखे ही नहीं हुए, तो फिर इनको क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे भाई, एरर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। सो कंप्लीट ग्रामर को समझने के लिए वो सारे चैप्टर्स होते हैं ग्रामर के, लेकिन सिलेबस में वो दिखेंगे नहीं। सिलेबस में क्या दिखेगा? एरर डिटेक्शन आएगा, इसके लिए ग्रामर की जरूरत है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए ग्रामर की, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ग्रामर वोकैब दोनों की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए आ जाते हैं, क्लॉजेज और फ्रेजेस पहचानने के लिए आ सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच आपका आ जाता है, वॉइस के क्वेश्चन आते हैं, नरेशन, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये सब ग्रामर का पार्ट है, और इसको पढ़ने के लिए आपको कंप्लीट तरीके से ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। सोर्सेज बताऊंगा, कैसे पढ़ना ये भी बताऊंगा, थम बस थोड़ा सा, है ना। वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स आ सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं, और फ्रेजल वर्ब्स। ये पूरा वोकैबुलरी का पार्ट है। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपके सेंटेंस जंबल के क्वेश्चन, यानी कि एक सेंटेंस को ब्रेक कर दिया, उसको अरेंज करो कि बताओ जी सही सेंटेंस कैसे बनेगा। पैरा जंबल के क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, पैसेज आता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक पूरा पैसेज होता है, उसमें से कुछ कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया होता है, फिर उसके लिए 4-4 ऑप्शन बना के दे देते हैं, वही क्लोज टेस्ट कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब ग्रामर की प्लानिंग करें कैसे, ग्रामर में है क्या क्या। तो ग्रामर में सबसे पहले भाई इतने सारे आपके चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इनमें मैंने ये बॉक्स क्यों बना रखे हैं? देखो, सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने यूट्यूब पर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डाल रखा है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 2.0 नाम से। आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका बेसिक्स एकदम ढंग से क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स के बाद में आप चाहे तो ये वाले सारे चैप्टर एक साथ पढ़ लो, आप चाहे तो ये वाले सारे चैप्टर एक साथ पढ़ लो, और आप चाहे तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं, सामान्यतः मैं प्रेफर करता हूं कि ये और ये तीनों पार्ट जब कंप्लीट हो चुके तो ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। एसवीए को एकदम शुरुआत में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रुप बना के चैप्टर्स आपको करने चाहिए। ये स्कैटर्ड चैप्टर्स हैं, जैसे वॉइस और नरेशन किससे रिलेटेड है? टेंस से। क्वेश्चन टैग किससे रिलेटेड है? टेंस से। तो मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर्स आप तब पढ़ें जब आप ये वाला पार्ट एटलीस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो इन ग्रुप्स का भी आपको यूज करना है। ये लास्ट में पढ़ना चाहिए हमें। कंजंक्शन भी हमें पीछे ही पढ़ना चाहिए, प्रपोजिशन और कंजंक्शन दोनों ही चैप्टर्स। तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब इसको पढ़ना कैसे। सबसे पहले अगर ग्रामर, देखो इंग्लिश की जब भी बात होगी तो इंग्लिश को 3 भागों में बांटते हैं, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। तीनों की स्ट्रेटजी बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए पहला स्टेप होता है कि सिलेबस कंप्लीट करो। दूसरा स्टेप है, अगर सिलेबस हो गया तो अच्छे से रिवीजन करो, और जब रिवीजन भी हो जाता है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस कंप्लीट कहां से करें, उसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए? भाई देखो, सबसे बढ़िया, सबसे खतरनाक सोर्स तो ये कि आप इंग्लिश वीओडी 3.0 बैच ले लीजिए, आप उससे कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश भी उसमें अवेलेबल है, और जो टॉप की चीजें वो भी अवेलेबल है। हाईली रिकमेंडेड तो यही है कि आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से लेके टॉप लेवल तक सब कुछ इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच से करें। 3.0 बैच चल रहा है, उसमें एक कंप्लीट प्लानर है, एक 121 दिन का प्लान है, और एक आपका 151 दिन का प्लान है। 151 दिन वाला फ्रेशर्स के लिए है, और 121 दिन वाला रिपीटर्स के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको प्लान करके दे रखा है, उसमें प्लानर भी इंक्लूडेड है, सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सबकी तैयारी आपकी वहीं से हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो यह कि आप वहां से कर लें। फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि सर हमें पेड बैच से तैयारी नहीं करनी है, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना है। अगर आपके भी ऐसा लगता है तो भाई आपको क्या करना है, आप YouTube से फ्री में सिलेबस कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जो 2.0 वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है उसको देखो। 17.5 घंटे हैं, लेकिन 17.5 घंटे वर्थ इट हैं। आप कितने भी बेसिक हैं, आप कितने भी फ्रेशर्स हैं, आपको मजा आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। इसके बाद में आपको सिलेक्शन सीरीज को फॉलो कर लेना है, जहां पे एक एक चैप्टर को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स एक एक करके पढ़ा रहे हैं, तो सिलेक्शन सीरीज फॉलो करें और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देख लें, ठीक है। दोनों चीजें ये करनी है। इसके अलावा हर एग्जाम से पहले हम रैंकर्स गुरुकुल पे एक मैराथन सीरीज लेके आते हैं, और अब की बार भी वो मैराथन सीरीज आएगी। तो उस मैराथन सीरीज को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर लोगे, लेकिन अगर उन स्किल्स को फाइन ट्यून करना है तो आप उस सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं।
अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो कहते हैं कि नहीं सर हमें वीडियो से करना ही नहीं है, ना तो क्लास से करेंगे ना यूट्यूब से करेंगे, हमें किताब से करना है। तो जो बच्चे किताब से करना चाहते हैं तो कंप्लीट इंग्लिश रामबाण से कर सकते हैं। ये आपके नोट्स के तरीके से काम करेगा, जैसे कि आपके हैंड रिटन नोट्स हो। वैसे वीओडी बैच के अंदर तो मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं, हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें, लेकिन कंप्लीट इंग्लिश रामबाण भी आप ले सकते हैं अगर आप मतलब बुक से कंप्लीट करना चाहते हैं। इस बुक में सब कुछ है, एवरीथिंग। तो आपका पेड सोर्स, फ्री सोर्स और बुक सब कुछ है। अब बात आती है रिवीजन की कि सर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने के लिए सिंपल तो तरीका है कि अपने नोट्स उठाओ और बढ़िया से रिवाइज कर लो। दूसरा यह कि जो मैराथन सीरीज आने वाली है उससे कर सकते हैं, अपकमिंग मैराथन सीरीज। तीसरा तरीका रिवीजन के लिए यह है कि भाई वन शॉट ग्रामर की जो मैराथन डाल रखी है आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो यह कि जो आपके नोट्स थे आप उनसे रिवाइज करो, सबसे बेस्ट तरीका। नोट्स अगर नहीं है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये पॉकेट रॉकेट हमारी किताब आती है, छोटी वाली किताब है, ये पॉकेट साइज है, जेब में रख सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो पॉकेट रॉकेट से आप कर सकते हैं। इतने से साइज की किताब है और इतनी सी किताब में आपको पूरी कंप्लीट ग्रामर 3-3.5 घंटे के अंदर आप पूरी ग्रामर को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, बल्कि वो 2.5 घंटे में भी समटाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स तो आपके होने ही चाहिए रिवीजन के लिए। तो ये सारी चीजें जो कि रिवीजन में आपके काम आ सकती हैं। रिवीजन के बाद में आपको लगेगा सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो भाई प्रैक्टिस के लिए एक तो टॉप 50 की सीरीज मैंने करा रखी है यूट्यूब पे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू सीरीज जो रैंकर्स गुरुकुल पानी है उससे कर सकते हैं। हमारी पुरानी सीरीज 45 दिन 45 मैराथन, उससे कर सकते हैं। सारे सोर्सेज क्या है, फ्री। आपको लगेगा कि सर बुक से प्रैक्टिस करनी होती है, वीडियो से थोड़ी करेंगे। अगर बुक से प्रैक्टिस करनी है तो एसएससी ग्रामर अभ्यास्त्र जो हमारी किताब आती है आप उससे कर सकते हैं। तो देखो फ्री के सोर्स भी बता रहा हूं, वैसे भी। इसके अलावा आपको लगे नहीं सर ये तो बुक तो खरीदनी पड़ेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने रिसेंटली एक कंप्लीट प्रैक्टिस बुक दी थी नए पैटर्न की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन से लेके प्रैक्टिस तक, सिलेबस तक सब कुछ मैंने फ्री और पेड सब तरीके के सोर्सेज बता दिए। जो आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। फ्री सोर्सेज में क्या है, आपको इधर उधर 4 जगह घूमना पड़ता है। पेड सोर्स से थोड़ा सा ये फायदा होता है कि 600-700 रुपए तो जाते हैं, वीओडी बैच 700 रुपए का है, लेकिन एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है ना, तो तसल्ली से प्रिपरेशन हो पाती है। हम 10th के टाइम पे, 12th के टाइम पे 2-2 हजार रुपए महीना, 3-3 हजार रुपए महीना ट्यूशन फीस देते हैं, लेकिन यहां पे एक ऐसा बैच जो पूरी जिंदगी बदल सकता है, उसके लिए हम 700 रुपए खर्च नहीं कर सकते। ये बड़ी आयरनी की बात है। आगे देखते हैं मेरे भाई। अगर आपने ग्रामर की बात कर ली तो वोकैब में आप क्या कर सकते हैं। सिलेबस करना है वोकैब का, सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा फ्री क्लास चलती है टॉपर्स वोकैब सुबह 9 बजे। टॉपर्स वोकैब से आप सारा देखें। वन वर्ड्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, एक आधी क्लास बची हो सकता है, जब ये वीडियो मिले तब तक कंप्लीट हो गए हो, और हो सकता है कोई एक आधी क्लास बची हो, आप उससे देखें। टॉपर्स वोकैब से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा 26 के हर एग्जाम से पहले, ये मैं गारंटी देता हूं। तो टॉपर्स वोकैब जरूर फॉलो करें। एक तो वो तरीका हो गया आपके सामने। जिन बच्चों को बुक से करना है तो वोकैब संजीवनी में कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। तो ये 2 सोर्स हैं, मोर देन इनफ है। इनसे अगर एक भी शब्द आ जाए तो बात कर लेना मेरे से। फिर वही बात आएगी कि सर सिलेबस कर लिया, वोकैब पढ़ ली, अब रिवीजन। देखो रिवीजन के लिए एक तो आपने जिस किताब से, जिस सीरीज से पढ़ा है वही रिवीजन का सबसे अच्छा सोर्स है। जैसे टॉपर्स वोकैब की डेली आपको प्रिंटेबल फाइल मिलती है, आप उससे रिवीजन करें। टेलीग्राम पर क्विज मिलते हैं, उससे रिवीजन करें। लेकिन फिर भी अगर आपको अलग से रिवीजन चाहिए तो जैसे मैंने वन वर्ड्स कंप्लीट करे, तो वन वर्ड्स के कंप्लीट करते ही उन्हीं ट्रिक्स की माध्यम से, उन्हीं सब के माध्यम से एक कंप्लीट मैराथन में एक ही क्लास के अंदर सारे वन वर्ड्स का रिवीजन, आप वो मैराथन ले सकते हैं। वो एक तरीका है। ठीक है, इसके अलावा वोकैब की भी एक पॉकेट रॉकेट किताब आती है। अगर किताब से रिवीजन करना है जिसमें कंसाइज वे में सारी वोकैब का वर्ड है, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है भैया प्रैक्टिस का पार्ट कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करने के लिए एक तो वन शॉट मैराथन्स मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं, पंडित्स के चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगी, आप उनसे कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास में क्या है कि आप वोकैब प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, जो 6500 क्वेश्चंस वाली बुक आती है, आप वो लीजिए वोकैब प्रैक्टिस बुक, उससे खूब धूमधाम से प्रैक्टिस कीजिए। वीओडी बैच अगर आपके पास है तो वोकैब के इतने सारे क्विज अवेलेबल हैं कि इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाता है कंप्लीट वोकैब का प्लान। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है। मैं 3 चीज आपसे रिकमेंड करता हूं और इसमें ऑप्शंस नहीं है, तीनों करने चाहिए आपको। सबसे पहले रीडिंग बूस्टर 2.0 फ्री में मैंने चालू करा है। अगर आप पेड बैच से हैं तो पेड बैच के अंदर आपको रेगुलर रीडिंग बूस्टर्स मिलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे फ्री कराता हूं, रीडिंग बूस्टर 2.0 सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री आपको डेली एक पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम पे, द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम। आपको अगर ये फ्री पीडीएफ मिलती है डेली, तो आप इस फ्री पीडीएफ से डेली रीडिंग कर सकते हैं, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल
आपको मिलता है, उस एडिटोरियल का कंप्लीट हिंदी मीनिंग मिलता है, उसमें से बहुत सारी वोकैबुलरी मिलती है, उसमें से जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले वो मिलते हैं, उसके अंदर आपको PQRS मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अंदर आपको क्लोज टेस्ट मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अंदर आपको एक इजी शॉर्ट स्टोरी मिल जाती है बिगिनर्स के लिए। यानी कि बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दिया जाता है ये वाला पार्ट। और अगर आपने ये सब कर लिया और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है तो कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, जिसका सेकंड एडिशन बहुत जल्द आपके सामने पेश होगा, बहुत लंबे टाइम से आपको इंतजार होगा इसके सेकंड एडिशन का, बहुत जल्द आपके सामने पेश होने वाला है इसका सेकंड एडिशन। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड एडिशन किस लिए अब तक चेंज नहीं की थी, मैंने एडिशन नहीं लाया था, फ्री फालतू में नहीं लाता हूं, क्योंकि अब की बार AI बेस्ड पैसेजेस आए, AI की चीजें आई, तो उनको कैसे टैकल करना है वो सिखाने के लिए कॉम्प्रिहेंशन क्रांति। ठीक है, ये था पूरा का पूरा ग्रामर का एक पूरा स्टडी प्लान कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आपको हो सकता है लग सकता है कि मैंने बहुत प्रमोशन करा इसमें। मैं फिर एक बात कहूंगा कि मेरे भाई मैंने मेहनत से सारा का सारा कंटेंट तैयार किया है और मैंने हर तरीके के बच्चे के लिए तैयार किया है। जो पेड अफोर्ड कर सकता है उसके लिए पेड है, लेकिन जिसको लगता है कि मैं पेड बैच ले ही नहीं सकता हूं उसके लिए मैंने फ्री वाला कंटेंट भी दिया है। यूट्यूब पे वोकैब फ्री है, यूट्यूब पे रीडिंग बूस्टर फ्री है, द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम फ्री है, यूट्यूब पे सिलेक्शन सीरीज फ्री है, आगे आने वाली मैराथन सीरीज फ्री है, बहुत सारी चीजें। अगर आप मेहनती है ना तो आप पैसे की कमी की वजह से आपका सिलेक्शन रुके ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका मेहनती होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैथ्स की कि मैथ्स में क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो आ जाइए एक बार बात कर लेते हैं। ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, ये पूरा सिलेबस है और इस सिलेबस को आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये सब कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसमें से परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI जो साधारण ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, इंस्टॉलमेंट होता है आपका, इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन होता है, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस उम्र वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोट, स्ट्रीम, ट्रेन, रेसेस ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, टाइम एंड वर्क होता है जिसके अंदर पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस ये भी छोटे पार्ट होते हैं, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन ये लगभग आपका जो अरिथमेटिक जिसको बोलते हैं उसका पार्ट है। इसके बाद में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट रहता है एडवांस मैथ्स का। इसके जो लास्ट के 2-3 चैप्टर्स हैं ये 2025 की वजह से यहाँ पे ऐड करे गए, क्योंकि 25 में इस तरीके की चीजें आपकी पूछी गई है, इससे पहले ये नहीं पूछा जाता था, तो 26 के लिए आपको तैयार रहना है, ये सब भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। अब इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सेम स्ट्रेटजी है भाई, सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये तीनों स्टेप से आपको गुजरना ही पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भाई आप मैथ्स स्पेशल VOD 3.0 बैच ले सकते हैं आदित्य सर का, बढ़िया पढ़ाते हैं जबरदस्त तरीके से, आप उनसे पढ़ सकते हैं। आपको यह कि सर हमें बैच नहीं लेना है तो कोई भी यूट्यूब सीरीज फॉलो कर लीजिए आप उनकी, वहां से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए। आप चाहें तो SSC मैथ्स भी ले सकते हैं, SSC मैथ्स अच्छी होगी है मैं कह सकता हूं, लेकिन मैंने लगा के नहीं देखी है, इसीलिए आप देख के जो आपको सही लगता है वो ले लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छी होगी तो आप वो ले सकते हैं। प्रैक्टिस में और तो क्या ही करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से लगाओ ज्यादा से ज्यादा, उसके अलावा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको हर टीचर की सीट में मिल जाएंगे, आप किसी भी टीचर की सीट लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन इफ अगर आपको कभी ऐसा लगता है कोई चैप्टर सर से क्लियर नहीं हुआ तो आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आदित्य सर पढ़ाएंगे तो कुछ क्लियर ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे रिवीजन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी तो यह कि सेल्फ मेड फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए। जब मैं तैयारी किया करता था तो अपनी लाइब्रेरी में मैंने एक पेज के अंदर कंप्लीट एडवांस मैथ्स कंप्लीट करके चिपका लिया था। वो एक ही पेज था जिसमें सब कुछ था, और ऐसा नहीं कि बहुत छोटा राइटिंग था, मैंने उसमें सिर्फ वही लिखा जिसमें मैं कंफ्यूज होता हूं। मुझे एडवांस मैथ्स के फॉर्मूला याद नहीं रहते थे और आज भी नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने उनको लिख के चिपका लिया जिससे कि बार बार मुझे वो दिखते रहे अपनी लाइब्रेरी के टेबल पे। ऐसा कुछ आप कर सकते हो। अगर आप आलसी किस्म के हो तो आपको आजकल फॉर्मूला बुक्स मिलती हैं, तो फॉर्मूला बुक ले सकते हो मैथ्स की, ब्रह्मास्त्र ले सकते हो। ठीक है, बढ़िया बुक है, बहुत सारे अच्छे रिव्यूज, पॉजिटिव रिव्यूज इसके हमेशा से देखने को मिले, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या चीजें होगी, जो सोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वाले सोर्सेज हैं ये। ठीक है, तो आप मैथ्स को इन सोर्सेज से पूरा कर सकते हो। मैथ्स में किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये मैं अभी प्लानिंग वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा, है ना, अभी और प्लानिंग देखेंगे। रीजनिंग में क्या सिलेबस रहता है और क्या उसको सोर्सेज रहने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा आपका सिलेबस है।
ठीक है, जिसको वर्बल नॉन वर्बल दो भागों में बांट दिया जाता है, जहां पे अल्फाबेट टेस्ट आता है, आपके अल्फाबेट्स पूरे क्लियर है कि नहीं, आगे पीछे से कौन सा आगे आएगा पीछे आएगा, ये सब चीजें। ठीक है, कैलेंडर, क्लॉक, काउंटिंग फिगर, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, डायरेक्शन यानी कि जो दिशा वाला होता है, रैंकिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, लेटर नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमिलैरिटी, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, इसके लिए मैथ्स ठीक रहता है ना, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सब चैप्टर्स हैं। इसके अलावा कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, पजल, इनपुट आउटपुट, मिरर और वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स, फिगर सीरीज और एज प्रॉब्लम्स, ये सब आपका पूरा का पूरा सिलेबस का पार्ट है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो रीजनिंग को पढ़ने के लिए आप में से बहुत सारे बच्चे पहले से बहुत सारी चीजें जानते होंगे, तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। आप अपने आप से पूछिए, आपकी रीजनिंग अच्छी है कि खराब? अगर आपकी रीजनिंग पहले से बहुत अच्छी है तो आप क्या करो, जो चैप्टर्स वीक हैं उनको स्टडी कर सकते हो आप कोई भी वाइट यूट्यूब से या फिर पेड बैच से, विक्रम सर का वीओडी बैच लेके कर सकते हो या विक्रम सर की जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं उनके माध्यम से। यानी कि अगर आप पहले से अच्छे हैं तो आप सिंपल उन चैप्टर्स को टारगेट कीजिए जिनमें आपको दिक्कत होती है। ठीक है, और उनको टारगेट करने के बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए रीजनिंग गुरु से या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक जो आपको अच्छी लगती हो या जो आपके पास में पहले से हो। अगर नहीं है तो रीजनिंग गुरु से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग का हो गया। अगर आप रीजनिंग में वीक हो, पहले से ही आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर मैं कहूंगा आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए रीजनिंग स्पेशल वीओडी 4.0 से, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सीट से या फिर बुक से, जैसे भी आप करना चाहते हैं, पहले सीट से कर लें फिर बाद में बुक से कर लें। ठीक है, तो ये आपका तरीका रहेगा रीजनिंग को कंप्लीट करने का। अब आ जाते हैं जो ज्यादातर लोगों का पेन पॉइंट है, दैट इज जीएस। देखो जीएस की जब हम बात करते हैं तो जीएस एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, जीएस बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है, और जब ये बहुत सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है तो हमें थोड़ा सा बांट के इसको देखना पड़ेगा। जैसे सिलेबस और सब एक ही चीज है, आपका पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है और साइंस आता है। ये 5 जो पार्ट हैं आपके, ये ऐसे पार्ट हैं जो काफी हद तक क्या है, प्रिडिक्टेबल है। आप अगर ढंग से पॉलिटी पढ़ लो, आपने फंडामेंटल राइट्स अच्छे से कवर करे हैं, आपने डीपीएसपी अच्छे से कवर करा है, प्रेसिडेंट का पार्ट अच्छे से कवर करा है, यूनियन गवर्नमेंट पूरा कवर कर रखा है, चांसेस हैं कि आपके जितने क्वेश्चंस आएंगे लगभग फंस लेंगे। तो यानी कि प्रेडिक्टेबल है। हिस्ट्री भी अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से एक बार पढ़ लिया तो चांसेस हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि प्रेडिक्टेबल है, लिमिटेड है एक हद तक। सेम इकोनॉमिक्स और साइंस के साथ भी है, ज्योग्राफी के साथ भी ऐसा है। तो ये कैसे हैं, इनमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी कि एक हद तक आप कह सकते हो कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स अगर आप ढंग से पढ़ो तो ये आपके कंट्रोल के अंदर है, इसका मतलब अंडर योर कंट्रोल है। अगर इनको ढंग से पढ़ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, तो बिल्ड हो जाएगा कॉन्फिडेंस। आप इनको लगभग 5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं जब से आप पढ़ना चाहें, और इसको कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी पेड बैच से क्लासेस ले सकते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब से क्लासेस ले सकते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स का 2 से 3 बार मिनिमम रिवीजन कीजिए। ठीक है, टिल एग्जाम्स तक आप उन्हीं का रिवीजन करते रहिए अच्छे से। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट वो हैं जिनमें आपको थ्योरी भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे बढ़िया से। अब इन 5 के बाद में आपका एक जो मेजर पार्ट आता है वो आता है करंट अफेयर्स। सर इसका क्या करें? मैं आपको रिकमेंड बहुत रेयर करूंगा कि डेली करंट अफेयर में आप 1 घंटा लगाएं। मैं कहूंगा कि आप मंथली या आप चाहें तो एग्जाम से जस्ट पहले करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करें। लास्ट 12 महीने की जो करंट अफेयर होती है ये मोस्ट फोकस्ड होनी चाहिए आपके लिए, सबसे ज्यादा फोकस आपका इसी पे होना चाहिए। ठीक है, आपको जो कंपाइलेशंस मिलते रहते हैं लोगों से, पीडीएफ और वन शॉट वीडियोस, उनको आप बेसिकली देखें। एग्जाम से पहले अमित सर भी आपकी वन शॉट वीडियोस लेते हैं, तो आप उन वीडियोस को ज्यादा देखें। डेली वीडियोस वैसे अमित सर लेते हैं, आप चाहे देख सकते हैं, फायदा आपको डेफिनेटली होगा। आप डेली अगर 1 घंटा देखोगे तो बेनिफिट आपको होगा। पर्सनली मुझे डेली देखने वाला आइडिया उतना अच्छा नहीं लगता है, डेली उसकी जगह पे मैं वोकैब देखना प्रेफर करता हूं। ठीक है, आगे ये हो गया करंट अफेयर्स का। स्टैटिक जीके में प्रेडिक्टिबिलिटी बड़ी लो है, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है। दूसरा, आपको स्टडी करना चाहिए इनको थ्रू बुक्स। वैसे वीडियोस से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियोस में कोई नुकसान है, लेकिन कर लेना चाहिए बुक्स से भी। एक चीज मैं जीएस के लिए जो आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि एमसीक्यूज जीएस के आपको कम लगाने चाहिए और वन लाइनर आपको ज्यादा लगाने चाहिए। सेम मैं वोकैब के लिए भी बोलता हूं कि पहले वन लाइनर पे पकड़ बनाओ और फिर एमसीक्यूज पे जाओ। कारण मैं आपको समझाता हूं। अगर आप एमसीक्यूज की मदद से ज्यादा तैयारी करते हैं, जब एग्जाम में आप पहुंचते हैं ना,
हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हमने देखा है, देखो हमारे माइंड में ना मेमोरी होती है अलग अलग तरीके की। माइंड में कोई ऐसा थोड़ी ना कोई फिक्स एक वो चिप लगा रखी है कि उस चिप में जो फीड करेंगे वही होगा। हमारा माइंड जो देखता है उसको भी याद रखता है, जो सुनता है उसको भी याद रखता है, जो पढ़ता है उसको भी याद रखता है। समझ रहे हैं? यानी कि हमारा माइंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मेमोरीज, हम जिस चीज को फील करते हैं उसको भी याद रखते हैं। मेमोरी कोई एक ऐसा सिंगल सिस्टम नहीं है कंप्यूटर की तरह कि जो डाटा देंगे वही जाएगा। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारा वो डाटा भी जाता है जो हम देना नहीं चाहते हैं इनपुट, लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है। बात समझ रहे हैं? और जब इनपुट अंदर गया है तो वो कहीं ना कहीं बाहर भी निकलेगा। तो जब हम एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो हमने एक सेंटेंस पढ़ा, जैसे वन लाइनर अगर हम पढ़ रहे हैं, वन लाइनर अगर हम पढ़ रहे हैं कि ओडेसी की रचना किसने की थी, मैंने पढ़ा होमर, ओडेसी होमर, मुझे याद है ओडेसी होमर। अब जब भी मुझे ओडेसी दिखेगा पेपर में, ऑटोमेटिकली मेरी नजर उस ऑप्शन पे जाके टिकेगी जिसमें होमर लिखा होगा, टिक हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैंने एमसीक्यूज पढ़े होते ज्यादा, तो मैंने ओडेसी की रचना किसने की थी उसके साथ सिर्फ होमर नहीं पढ़ा था, उसके साथ 3 ऑप्शन और भी पढ़े होते। हो सकता है मैंने विलियम शेक्सपियर पढ़ा होता, हो सकता है मैंने कीट्स पढ़ा होता, जॉन कीट्स, अलग अलग पढ़े होते। अब इस केस में क्या होगा कि जब मैं पेपर में बैठूंगा, उन चारों में से जो ऑप्शन मुझे पहले दिख जाएगा, क्योंकि मैंने ओडेसी के साथ 4 शब्द पढ़े हैं, तो जो ऑप्शन मुझे पहले दिखेगा मेरी नजर उस पर टिकेगी और मैं उसी को आंसर मार्क कर दूंगा। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा, लोग आपको कई बार रिकमेंड करते हैं कि जिस ऑप्शन पे आपकी नजर सबसे पहले टिके, उसका साइंटिफिक रीजन है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने एक क्वेश्चन देखा, फटाक से आपको लगा कि इसका बी आंसर सही है, फिर आपने कहा रुक 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 रुक, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, सोचते हैं। फिर आपने ए के बारे में विचार किया, आपको लगा ए भी सही हो सकता है। फिर आपने सी के बारे में विचार करा, आपको लगा सी भी हो सकता है। अब आप ए, सी और बी में कंफ्यूज हो गए। आपको फिर धीरे धीरे, क्योंकि आप ए और सी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, बी आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट था और ए और सी आपके जो विचार है उसकी उपज है, आपके दिमाग की उपज है। और क्योंकि वो दिमाग से उगा है ए और सी, तो आपका दिमाग एक्सेसिवली फोकस करेगा किस पे, ए पे और सी पे, जिसकी वजह से हाई चांसेस हैं कि आप ए या सी मार के आओगे और वही आंसर आपका गलत निकलेगा। फिर आप आके रिग्रेट करते हो कि अरे इसका आंसर चेंज किया था मैंने और गलत हो गया। उसका गलत होने का कारण यह है क्योंकि जब माइंड नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर हावी होने लगता है तो फिर आंसर्स गलत होते हैं। ठीक है, तो एक तो एमसीक्यूज नहीं पढ़ने हैं, मैंने साइंटिफिक लॉजिक दिया आपको कि क्यों नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि माइंड ऐसे याद रखता है चीजें, ऐसे हमेशा याद रखेगा। इसीलिए एमसीक्यूज आपको तब करने लास्ट में, कि जिस तरीके से अगर मैंने पूरे तैयारी के दौरान वन लाइनर्स पढ़े हैं तो क्या उन वन लाइनर्स का फायदा मुझे एमसीक्यू में हो रहा है, क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूं, ये देखने के लिए, चेक करने के लिए आपको एमसीक्यूज करने, जो कि मॉक टेस्ट के थ्रू आप कर पाओगे। ठीक है, आगे आपको स्ट्रेटजी के मामले में बात करनी, जीएस में आपको अटेंड करनी चाहिए क्लासेस, खास करके उन 5 के लिए। अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, कम से कम 2 से 3 बार अगली क्लास से पहले रिवाइज करने चाहिए, जो कि मैं इंग्लिश के लिए भी आपको हमेशा बोलते आया हूं। ठीक है, आगे प्रिपेयर करने चाहिए आपको शॉर्ट नोट्स, जो कि क्विक रिवीजन के काम आएंगे आपके। ठीक है, अपनी खुद की लैंग्वेज में स्टडी करो टॉपिक्स को और उन्हीं के फिर एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि काट दो यार, एमसीक्यूज कम करो अटेम्प्ट। ठीक है, मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि भाई एमसीक्यूज ना करके वन लाइनर्स जितने ज्यादा हो सकते हैं वन लाइनर्स, और स्टैटिक जीके के लिए तो प्योरली वन लाइनर्स आपको करने चाहिए। ठीक है, डोंट हंट फॉर ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन द अर्ली फेज। कई बार क्या होता है, अर्ली जब शुरुआत होती है, एक बच्चा क्या करता है कि स्ट्रेटजी जो देखता है वो देखता है किसी सेलेक्टेड बंदे की, और सेलेक्टेड बंदा जो चीजें बताता है, समझाता है, उसके अंदर रीसेंसी बायस होता है। उसने रिसेंट में जो पढ़ा होगा वो बताएगा, और रिसेंट में उसने क्या पढ़ा है, जब उसकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं तो उसको अपनी चीजों पे पॉलिश करने की जरूरत है, अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश करने की जरूरत है, और उस पॉलिश करने को लेके जो कंटेंट उसने यूज किया होता है उसी कंटेंट को वो आपको रिकमेंड करके चला जाता है, और आपको लगता है कि यही बेस्ट है। मैं कहूंगा कि नहीं, आप इनिशियल फेज में वैसे बिहेव करें जैसे कि आप एक्चुअली में एक बिगिनर हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में कोशिश करें कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स और उन पर नहीं जाना है हमें। शुरुआत में कोशिश करनी चाहिए हमें कि भैया अगर कोई भी चीज है हमें डिटेल में और अच्छे से बढ़िया से पढ़नी है, सीखनी है। जब हमने सीख लिया है, सब कुछ हो गया पेपर पास में, तो हमें देखना है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर हमें और मेहनत करनी है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या चीज ज्यादा आने की संभावना है और क्या चीज कम आने की। इसीलिए आप उसको बाद में देखें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को शुरुआत में ना देखें। यह था कंप्लीट जीएस के लिए, आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सब चीजों के लिए तो क्लासेस कहां से देखोगे, तो आप हमारा जो अगेन जीएस वीओडी बैच आता है उससे कंप्लीट कर सकते हैं।
या आप कोई किताब के माध्यम से, एनसीईआरटी की किताब से मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। क्लास 6ठी से लेके 8वीं 9वीं तक की क्लासेस जो किताबें हैं इन सारे सब्जेक्ट की, वो भी आपके काम आएंगी, डेफिनेटली काम आएंगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो आइडियल सोर्सेज क्या क्या थे, आप एक बार इस टेबल को देख लेना, वैसे मैंने डिटेल में आपको बता रखे हैं, तो उन्हीं पर स्टिक करना, ये बस शॉर्ट में लास्ट में एक समरी टाइप डाल दिया है।